नमस्कार, स्वदेश आर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी सियासी खबर से, और ये जुड़ी है राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने से जुड़ी हुई। मानहानि के मामले में सूरत कोर्ट से कल 2 साल की सजा मिलने के बाद आज राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने को लेकर लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी की। इसमें केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अब लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। और इसके बाद राहुल ने ट्वीट किया, जिसमें लोकसभा सदस्यता खत्म होने के बाद राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। राहुल ने ट्वीट कर लिखा कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं और हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज किया गया था यह मामला, जहां उन्होंने कर्नाटक में एक चुनावी जनसभा के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था। राहुल गांधी ने इस दौरान नीरव मोदी, ललित मोदी का जिक्र करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद बीजेपी विधायक परनेश मोदी ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था। उनका दावा था कि राहुल के बयान से मोदी समुदाय का अपमान हुआ है। और ऋषभ माधवेंद्र प्रताप इस पर क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। जी, यहाँ कांग्रेस मुख्यालय पे जो बड़ी मीटिंग की बात की जा रही थी, वो मीटिंग शुरू हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और सभी वरिष्ठ पदाधिकारी जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो सारे मौजूद हैं। जो भी लीडर्स दिल्ली में नहीं थे, उन्हें जूम लिंक के द्वारा ज्वाइन कराया गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है, जहाँ पे अब ये देखा जा रहा है कि आगे यहाँ से कांग्रेस पार्टी क्या कर सकती है। देखा जाए तो सुबह से आज कांग्रेस पार्टी अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट कर रही थी। दोपहर होते होते जो कांग्रेस के सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, वो बाहर निकले, सारे सांसद बाहर निकले। विजय चौक पे उन्होंने धरना दिया। उनके साथ 14 और अन्य पार्टियां भी थी, जिसमें आम आदमी पार्टी भी सम्मिलित थी। और उसके बाद अब ये महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही है, जब राहुल गांधी की मेंबरशिप को खत्म कर दिया गया है। जैसे ही गुजरात से वो ऑर्डर आया कि राहुल गांधी को गिल्टी करार करते हुए 2 साल की सजा दी गई है। सो अब ये देखना होगा कि इस मीटिंग से क्या निकल के आता है, कांग्रेस इसके बाद इस पूरे मुद्दे पे क्या करती है। फिलहाल मीटिंग जारी है यहाँ 24 अकबर रोड पे। तो लगातार इस पूरे मामले पर कांग्रेस का मंथन जारी है, और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद देश भर में कांग्रेसियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उनका आक्रोश नजर आया। लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। टीवी स्क्रीन पर आपको हम 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द होने के फैसले को लेकर लखनऊ में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बंगाल, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन नजर आया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कई जगह कांग्रेसियों की पुलिस से नोक-झोंक भी सामने आई। और राहुल की लोकसभा सदस्यता रद्द होने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग जारी है। श्री राहुल गांधी, हम सब जानते हैं, ने निडरता से बार बार संसद के अंदर और संसद के बाहर अपने विचार रखे हैं, जनहित में रखे हैं, जनता के सामने रखे हैं, जनता के लिए रखे हैं। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विदेश नीति इत्यादि इत्यादि सब मुद्दों पे पूरा बोला है, बिना झिझक के बोला है। और वो आज उसकी कीमत चुका रहे हैं, क्योंकि उनके सवाल, उनके वक्तव्य अच्छे नहीं लगते उन लोगों को जिन्होंने वो गलतियां की हैं, जिसके बारे में विवरण करते हैं श्री राहुल गांधी। भगवान के घर में देर से ही अंधेर नहीं। राहुल जी कहते थे, दुर्भाग्य से सांसद हूं, अनफॉर्चुनेटली आई एम एन एमपी। सो उनको जो एक दुर्भाग्य लगता था, आज उससे भी मुक्ति मिल गई है। उनके साथ साथ वायनाड के लोगों को भी इससे छुटकारा मिल पाया।
एक भी आज तक प्राइवेट मेंबर बिल तो लाने की बात दूर, लेकिन अपनी ही सरकार में 2013 में ऑर्डिनेंस को बड़े चौराहे पर फाड़ देने का काम और नॉनसेंस बोलने का काम यह श्रीमान राहुल गांधी जी ने किया। वो सदा अपने आप को संसद से ऊपर, सदन से ऊपर, सरकारों से ऊपर, देश से ऊपर और न्याय व्यवस्था से ऊपर समझते हैं। और हमारी अगली खबर का कनेक्शन भी राहुल गांधी और विपक्ष से जुड़ा हुआ है। राहुल को सूरत कोर्ट से सजा सुनाने और लोकसभा की सदस्यता रद्द करने के बाद विपक्ष हमलावर हो गया है। कांग्रेस की अगुवाई में 14 विपक्षी दलों ने विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च निकाला। विजय चौक पर प्रदर्शन कर रहे कई विपक्षी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हालांकि बाद में इन्हें छोड़ दिया गया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश रही है। राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा। आज मैंने बीजेपी का एक कमेंट सुना कि कांग्रेस और अपोजिशन के लोग बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बात कर रहे हैं। अरे भाई, बैकवर्ड क्लास जो चोरी करके भाग गए वो बैकवर्ड क्लास के हैं? बताओ मेरे को कोई बैकवर्ड क्लास का आदमी हजारों करोड़ लेके चले गया, घपला किया और 12 लाख 2.5 साल में अगर किसी ने कमाया है तो अदानी ने कमाया है। वो कमाने के लिए अगर कोई मदद किया है तो मोदी जी ने किया है। हम अदानी की बात कर रहे हैं तो ये बीच में झगड़ा लगाने के लिए बैकवर्ड क्लास, फॉरवर्ड क्लास बोल रहे हैं। और इधर सड़क से लेकर संसद तक जारी है संग्राम। विपक्षी सांसदों ने आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया। हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही 27 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। और केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। इस मामले में 5 अप्रैल को सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होगी। 14 विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसमें कांग्रेस, शिवसेना और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां शामिल हैं। कोर्ट में दायर याचिका में विपक्ष ने दलील दी है कि वो लंबित मामलों में दखल की मांग नहीं कर रहे, लेकिन गिरफ्तारी और बेल देने के मामले पर कोर्ट दिशा निर्देश तय करे। इसमें सिर्फ विपक्षी नेताओं को लगातार निशाना बनाने की बात कही गई है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव। कुछ तकनीकी खामी है जिससे गौरव से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए कुछ और अहम खबरों की ओर बढ़ेंगे। और अब बात एसटीटी पर कंफ्यूजन की, जिसको लेकर वित्त मंत्रालय की सफाई आई है। वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि सेल ऑफ ऑप्शंस पर एसटीटी 25% बढ़ाया जाएगा। सेल ऑफ ऑप्शन पर एसटीटी 0.05% से बढ़ाकर 0.062% किया गया है। The rate increase is from 0.05 to 0.06. It's a 25% increase in the rate. Okay. Yeah. How it will be carried, sir? Because already the Lok Sabha has passed. It's a typographical. There's a routine procedure for it. It's not. The rate is 0.05 to 0.06. Sir, what is the तो आपको बता दें कि आखिरकार इस पर कंफ्यूजन दूर हुआ है। कई घंटों की उलझन के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आखिरकार इस पर अपनी सफाई पेश की, जो हमने आपको सुनवाई। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने साफ किया है कि जो एसटीटी में जो इजाफा है, जो बढ़ोतरी है, वो 25% के करीब है। आपको बता दें कि इस तरह देखा जाए कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर पर एसटीटी बढ़ाकर 6,250 करोड़ कर दिया गया और इससे पहले 5,000 रुपए इसमें लगते थे। 6,250 इसे किया गया है। आज फाइनेंस बिल में 2023 में हुए संशोधन के मुताबिक अगर टर्नओवर 1 करोड़ रुपए तो ऑप्शंस की सेल पर एसटीटी
अब 2100 रुपए लगेगा। इससे पहले 1700 रुपए था और इसी बात को लेकर कंफ्यूजन पैदा हुई थी क्योंकि सरकार ने 2016 में ही एसटीटी 1700 से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया था। हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, जरा बताएं आज दिन भर किस तरह की कंफ्यूजन रही और फिलहाल क्या सफाई सरकार की ओर से आई है और अब क्या स्थितियां बनाई गई हैं? देखिए, वित्त मंत्रालय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि ये एक टाइपोग्राफिकल एरर था जिसकी वजह से ऑप्शंस के सेल पर जो एसटीटी की दरें जिसकी घोषणा वित्त मंत्री ने की थी वो 0.021% की गई थी 0.017% से बढ़ाकर, जबकि ऐसा नहीं था। बल्कि जो एसटीटी की दरें ऑप्शन सेल के ऊपर जो बढ़ाई गई हैं वो 0.05% से 0.062% कर दी गई हैं, यानी कि इसमें 25% की बढ़ोतरी की गई है। दरअसल फाइनेंस एक्ट 2016 में पहले ही इससे संबंधित अमेंडमेंट्स किए गए थे और जो दरें थी उसको 0.05% बढ़ा दी गई थी, लेकिन टाइपोग्राफिकल एरर की वजह से, जैसा कि वित्त मंत्रालय ने कहा है, ये 0.021% इसकी घोषणा की गई, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसमें 25% की बढ़ोतरी करके 0.062% कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि करीब करीब 1200 रुपए की बढ़ोतरी जो है पर करोड़ के हिसाब से जो ऑप्शन सेल के ऊपर जो एसटीटी की दरें हैं वो होंगी। इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने ये भी कहा है कि जो फाइनेंस बिल है उसमें अब फिर से ज़रूरी संशोधन करने पड़ेंगे और इसके लिए जो सेट पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स हैं उनका पालन किया जाएगा। हमने अपने दर्शकों को पहले ही इस बात की जानकारी दी थी अपने टॉप सोर्सेज के हवाले से कि सरकार इसमें ज़रूरी संशोधन करेगी और जो बढ़ोतरी की गई है वो 0.05% से ऊपर बढ़ोतरी की गई है। अब वित्त मंत्रालय ने इस खबर की पुष्टि कर दी है, औपचारिक रूप से इस बात को कहा है कि 25% की बढ़ोतरी तो की गई है, लेकिन वो 0.017% के ऊपर नहीं बल्कि 0.05% के ऊपर किया गया है। जी बिल्कुल। और इस पर और ज़्यादा खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंज मेंबर्स ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कमलेश शाह जी। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। और मैं आपको सुन रहा था, आपने हमारे सहयोगी चैनल ईटी नाउ से आज सुबह ही खास बातचीत में कहा था कि पहले ही ये जो स्थितियां हैं वो हाई हैं और ये जो रेट्स हैं वो ज़्यादा हैं, और अब जब 25% के करीब बढ़ोतरी की गई है तो आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है और इसे किस तरह से देख रहे हैं? ये जो चार्जेस बढ़ाए हैं वो हमें काफ़ी ट्रांजैक्शन चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं और इससे हमारी कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी। मार्केट में डेप्थ लिक्विडिटी पे भी असर पड़ सकता है। ऑलरेडी हम सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन चार्जेस पे कर रहे हैं वर्ल्ड ओवर, और कुछ पिछले 3 साल में नए इन्वेस्टर्स जुड़े हैं और बहुत सारा काम इंट्राडे भी होता है। तो ये सब चीज ध्यान में रखते हुए ये जो ट्रांजैक्शन चार्जेस बढ़ाए हैं उस पे वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ेगा, उससे डेप्थ और लिक्विडिटी पर इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन लोग वो भी देखेंगे कि ऑल्टरनेटिव मार्केट्स में वो ज्यादा काम करें, क्योंकि इसमें जो चार्जेस है वो बाजार के लिए काफी नेगेटिव मानते हैं। इंट्राडे में वेफर थिन मार्जिन होते हैं और उसमें ये जो ट्रांजैक्शन चार्ज की बढ़ोतरी करी है उससे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो मेरा मानना है कि एक कैपिटल मार्केट का उनको सेल बनाना चाहिए जिसमें कि सारी चीज की समीक्षा हो, क्योंकि यहाँ पे डबल टैक्सेशन का भी केस बनता है। हम एसटीटी भी पे करते हैं, हम जो डेरिवेटिव ट्रेड होता है उसमें बिजनेस इनकम गिनी जाती है उसको, तो उस पर भी हम मैक्सिमम मार्जिनल टैक्स पे करते हैं। जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था तभी 500 रुपया से चालू हुआ था, अब ये 6250 पर पहुंच गया है। और जब ये इंट्रोड्यूस हुआ तभी इसका जो पेमेंट है वो टीडीएस की तरह गिनते थे और उसको एडजस्ट करते थे, और ये लगाया गया था लॉन्ग टर्म कैपिटल में जो रिलीफ दी थी उसकी जगह पे।
तो अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी आ गया है, वो रिबेट भी निकल गया है और ट्रांजैक्शन चार्जेस में काफी बढ़ोतरी हो गई है। अभी जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट होती है ट्रांजैक्शन की, उसमें 70% कंपोनेंट ये टैक्सेस का ही हो जाता है, जो कि काफी हाई है और ये ब्रोकरेज के कंपेयर में तो काफी ज्यादा है। तो ये मेरा मानना है कि एक रीजनेबल लिमिट तक ही ट्रांजैक्शन चार्जेस बढ़ाने चाहिए, नहीं तो इसकी कुछ नेगेटिव इफेक्ट आ सकती है। ऑलरेडी कैश मार्केट में वॉल्यूम काफी कम है और ये जो टैक्सेस बढ़ेंगे उससे वॉल्यूम पे काफी इफेक्ट हो सकती है। तो मेरा ये मानना है कि इसकी पूरी तरह से समीक्षा करनी चाहिए और बाद में जो भी सरकार को ठीक लगे उस हिसाब से उसको लागू करना चाहिए। एक और सवाल, आपने कहा कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। अगर बाजार के नज़रिए से इसको मैं देखूं, अभी 2 दिन जो हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो एक तरह का जिस नेगेटिविटी की आप बात कर रहे हैं, क्या उसे बाजार एब्जॉर्व कर लेगा इन 2 दिनों में, या हम सोमवार को थोड़ा इसका असर देखेंगे? देखो, असर थोड़ा दिखेगा टेम्पररी, मार्केट एडजस्ट भी कर लेगी, मगर जो मार्केट का ग्रोथ होना चाहिए वो ज्यादा जरूरी है। नए इन्वेस्टर जुड़ रहे हैं और अगर उसमें कुछ तकलीफ आती है, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हाई होने की वजह से कुछ लिक्विडिटी और डेप्थ कम हो सकती है, तो वो हमें नहीं चाहिए। एक हमने मोमेंटम पकड़ा हुआ था और हम ये चाहते थे कि हमारा इन्वेस्टर बेस बढ़े, जिससे कि मार्केट में लिक्विडिटी और डेप्थ भी बढ़े और ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। एसटीटी एक ऐसा टैक्स है जो आप पैसे कमाओ या आपको लॉस हो, दोनों ही सिचुएशन में ये भरना है और उसके अलावा बाकी सारे टैक्सेस भी भरने हैं। तो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट की इम्पैक्ट है वो कुछ ज्यादा है और उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। बहुत वैलिड पॉइंट आपने रखे, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कमलेश सर हमसे जुड़ने के लिए और इस खास राय के लिए। और लगातार जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो यही है कि ये बहुत ज़्यादा है। कमलेश सर ने आज सुबह भी ये हमारे सहयोगी चैनल ईटी नाउ में बात करते हुए बात कहते कि पहले से ही ये जो रेट हैं वो हाई हैं और अब ये ट्रांजैक्शन जो एसटीटी चार्ज हैं ये और ज़्यादा बढ़ चुके हैं। चलिए कुछ और अहम खबरों की ओर बढ़ते हैं। ओल्ड और न्यू पेंशन स्कीम के मुद्दे को सुलझाने की केंद्र सरकार ने अब एक और पहल की है। लोकसभा फाइनेंस बिल पारित करवाते वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि सरकार पेंशन के मसले पर कमेटी बनाने जा रही है। वित्त सचिव की अगुवाई में यह कमेटी बनेगी जो नई पेंशन योजना का रिव्यू करेगी। इस कमेटी में राज्यों के नुमाइंदे भी शामिल किए जाएंगे। उधर वित्त मंत्रालय के सूत्र बता रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को किसी भी सूरत में लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन एनपीएस को ही आकर्षक बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार एनपीएस में निवेश पर मिनिमम रिटर्न की गारंटी दे सकती है। The national pension system for government employees needs to be improved. I propose to set up a committee under the finance secretary to look into this issue of pensions and evolve an approach which addresses the needs of the employees. No, we welcome the decision of the central government. The central government has decided to form a committee on the NPS and OPS issue raised by the pensioners and the government employees. The committee will be headed by the Finance Secretary of the Government of India. They will look into the demands and they will consider the pensioners' demand as well as the financial prudence as well. And I'm sure once they come out with the report, it will guide the central government to take decision in that regard, and it could be a guidance for the state governments as well. और इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। प्रकाश, पेंशन को फिर से रिव्यू करने की तैयारी है, बाकायदा इसके लिए कमेटी बनाई गई है जो तमाम चीज़ों को का अध्ययन करेगी। जरा बताएं कि कोशिशें क्या हैं, किस ओर सरकार देख रही है?
देखिए, वित्त मंत्री को आप सुन रहे थे, उन्होंने एक टर्म यूज़ किया कि फिस्कल प्रूडेंस को ध्यान में रखते हुए ये कमेटी जो है अपनी सिफारिशें सौंपेगी और उस हिसाब से जो मौजूदा पेंशन सिस्टम है सरकारी कर्मचारियों के लिए, जिसको कि एनपीएस कहते हैं, उसमें ज़रूरी बदलाव किए जाएंगे और उसको ज़्यादा आकर्षक बनाने के प्रयास किए जाएंगे। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि किसी भी सूरत में सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम पर वापस नहीं लौटेगी, यानी कि ओपीएस को दोबारा से लागू नहीं किया जाएगा। इसमें किसी तरह की कोई दुविधा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए एनपीएस में ज़रूरी बदलाव किए जाएंगे और इसके अपने राजनीतिक वजह भी हैं, क्योंकि आप अगर देखें तो कई अपोजिशन पार्टीज़ की सरकारों ने कई राज्यों में ओपीएस को लागू करने का फैसला किया है और इसकी वजह से बहुत तरह की दुविधाएं भी फैल रही हैं। कुछ राज्यों ने इस बात की भी मांग की है केंद्र सरकार से कि एनपीएस में जो कंट्रीब्यूशन उनके कर्मचारियों का है उसको वापस किया जाए, लेकिन वित्त मंत्रालय इस बात को लेकर तैयार नहीं है और इसके बावजूद भी राज्य सरकारें ओपीएस लागू करने को लेकर तैयार हैं और इससे संबंधित नोटिफिकेशंस भी कई राज्यों ने जारी कर दिए हैं। लेकिन अब जब आज वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा की है तो हमें सूत्र बता रहे हैं कि कई तरह के अहम बदलाव एनपीएस में हो सकते हैं और सबसे अहम बदलाव जो है वो ये है कि कर्मचारियों का जो कंट्रीब्यूशन है एनपीएस में और उसका निवेश जो स्टॉक मार्केट में है, इक्विटी में है, उस पर सरकार गारंटीड मिनिमम रिटर्न की व्यवस्था जो है वो कर सकती है। इसका मतलब ये है कि जो रिटर्न आपको मिलता है उस पर सरकार गारंटी देगी, मिनिमम रिटर्न पे गारंटी देगी, मैक्सिमम मार्केट कंडीशंस के हिसाब से मिनिमम रिटर्न की गारंटी। जैसे मान लीजिए कि अगर मार्केट कंडीशंस के हिसाब से मिनिमम रिटर्न 36% है, लेकिन सरकार ने 40% की गारंटी दी है, तो उसमें आपको फायदा है, आपको कम से कम 40% रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि ये रिटर्न मिनिमम रिटर्न की गारंटी है, यानी कि जो आपने निवेश किया है उस पर रिटर्न की गारंटी है। ऐसा नहीं है कि ओपीएस में जैसा कि लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% मिलता था उस तरह की व्यवस्था एनपीएस में नहीं होगा। सिर्फ निवेश जो आपका हो रहा है उस पर सरकार मिनिमम रिटर्न की गारंटी देगी। ये रिटर्न कितना होगा, 40%, 50%, इसी को तय करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है और ये कमेटी की सिफारिशों के बाद जो मिनिमम रिटर्न का आंकड़ा है, जो दरें हैं, वो तय की जाएगी और इसमें राज्य सरकारों को भी शामिल किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे प्रकाश इस खास जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात अब कर लेते हैं वित्त विधेयक की। 2023 का वित्त विधेयक भारी हंगामे के बीच लोकसभा से पारित हो गया। राहुल के माफीनामे की मांग और विपक्ष के हंगामे के बीच केंद्र सरकार ने फाइनेंस बिल को पास कराया। इससे पहले लोकसभा ने कल अहम मंत्रालयों की अनुदान मांगों और विनियोग विधेयक 2023 को भी पारित कराया था। हंगामे की वजह से इन पर भी चर्चा नहीं हो पाई थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।